70-80% एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखेंगे हेपेटाइटिस सी के जब तक बात बहुत आगे तक नहीं पहुंच जाती है। हेपेटाइटिस सी सबसे ज्यादा डेंजरस है। हेपेटाइटिस सी एक वैश्विक बीमारी है। या पाकिस्तान के बारे में भी बता रहे थे कि वहाँ भी इसके केसेस काफी काफी ज्यादा ज्यादा है। पड़े, तो वहाँ पे क्या मतलब रीजंस थे? वो ड्रग एब्यूज वाज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस सी, तो वहाँ पर ये ज्यादा कारण थे। और हेपेटाइटिस सी हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है? स्पेशली हम लोगों ने देखा है कुछ स्किन बीमारियों में भी हेपेटाइटिस सी अफेक्ट करता है, कुछ केसेस में किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है। इजिप्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ हेपेटाइटिस सी ऑन ए ग्लोबल लेवल। तो हमने देखा कि और देशों में भी ये है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह आज की तारीख में हेपेटाइटिस सी काफ़ी मात्रा में हो गया। फैटी लिवर में जैसे कहा जाता है कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीजन है, तो क्या हेपेटाइटिस सी में भी अल्कोहल रीजन है? अगर ये एक और एक बीमारियां हैं तो दो नहीं होती हैं, ये एक और एक 11 बन जाती हैं। तो अगर किसी का अल्कोहल की वजह से भी लिवर डैमेज्ड है और उसको हेपेटाइटिस सी भी हो गया, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। टैटू बनवाने से भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता हाँ, है? हम लोगों ने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ टैटू मेकर्स ने ध्यान नहीं दिया है और वो इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करते हैं विच कैन कॉज हेपेटाइटिस। बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट है? लिवर फंक्शन टेस्ट आप वो कराइए, आपको पूरा काफ़ी बड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन कुछ उसके साथ आपको ध्यान भी रखना है कि लिवर फंक्शन नॉर्मल है तो भी क्या हेपेटाइटिस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल भी हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस सी का डाइट से भी कोई रिलेशन है? हम लोग अब देख रहे हैं कि एक नई बीमारी है जो फैटी लिवर डिजीज़ आ रही है, ये भी हेपेटाइटिस सी के साथ मिल करके एक क्विक प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ की बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। समवन इज ड्रग एडिक्ट, तो वो एक ही नीडल से दूसरे लोग जो हैं वो यूज करते हैं, तो इससे भी फैल सकता है? ये ड्रग पेडलर्स सेम नीडल यूज करते हैं और वो केवल हेपेटाइटिस सी के लिए ही नहीं, वो HIV के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्या फिर से हेपेटाइटिस सी वापस आ सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले हो सकता है आपका वायरस टाइप 1 वाला हो, बट इस बार टाइप 3 हो जाए, या आपको टाइप 3 था आपको टाइप 1 वाला हो जाए, तो ये चांसेस हैं। क्या हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन है? हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन पे पिछले 10 सालों से रिसर्च चल रही है। WHO की माने तो चाइना के बाद इंडिया में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस सी एक साइलेंट डिजीज है, जब तक इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब तक ये लिवर को धीरे धीरे डैमेज कर चुका होता है। तो आज एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसके सिम्टम्स को पहचान कर पहले ही इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर मनिक शर्मा, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी हैं, डायरेक्टर एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो हमारे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा जी। तो डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम हेपेटाइटिस सी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस सी की जैसे ही बात करते हैं तो बाकी सारे भी हेपेटाइटिस दिमाग में आते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C। तो सबसे पहले बताइए कि कितने टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है शुरुआत करना चाहिए लिवर से, क्योंकि सारी बीमारियों का स्रोत लिवर है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता रहता है। इसकी कुछ खास बातें हैं, ये केवल एक है शरीर में। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये बहुत ही ऐसा ऑर्गन है जिसको कितना भी डैमेज किया जाए, इसमें एक रीजनरेशन की सेल्फ कैपेसिटी है। मतलब सेल्फ हीलिंग का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल आपको मिल नहीं सकता कि किसी ऑर्गन को आप किस तरह से डैमेज करें और उसको दोबारा से रीजनरेट करके बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है। ये लिवर की एक खास बात है। दूसरी बात यह है कि लिवर हमारे शरीर का वर्क हॉर्स है, मतलब सबसे मेहनती ऑर्गन, सबसे ज़्यादा मेहनत जिस ऑर्गन को करनी पड़ रही वो लिवर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लिवर की देखरेख करना बहुत ज़्यादा आपके लंबे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लिवर कई कोशिकाओं से जुड़ के बनता है, इसको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं, और जिसकी एक एक हेपेटोसाइट में एक पूरी फैक्ट्री ऐसी चल रही है। आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा
कि करोड़ों करोड़ों की तादाद में हेपेटोसाइट्स हमारे लिवर में रहती हैं और उनकी फिर छोटी संगठित इकाइयां होती हैं जिनको हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। तो वो और थोड़ी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिस हर फैक्ट्री में एक क्लीनिंग का, एक डिटॉक्सिफिकेशन का, एक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का, शुगर कंट्रोल की छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन सभी फैक्ट्रियों का एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा समन्वय रहता है। तो इसलिए लिवर हमारा बिना कुछ बताए चुपचाप चलता रहता है और आपको काफ़ी समय देता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, कोई इंजरी हो जाए तो आप उससे निकल सकते हैं। जब इसी लिवर को किसी भी माध्यम से डैमेज कर दिया जाए, उसमें सूजन ला दी जाए, तो उसको हमारे यहाँ वर्ड हेपेटाइटिस कहा गया। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर कहीं भी लिवर में इन्फ्लेमेशन आएगा तो लिवर में इन्फ्लेमेशन को या सूजन को हम लोग हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। अब जब मैंने कहा इंजरी का कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। वो सेल्फ कोई अपनी इंजरी नहीं करता है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैं मेन पहले बताना चाहता था कि हेपेटाइटिस जो है, अगर किसी को याद करना हो या जनरल बातचीत में करना हो तो हम लोग उसको बहुत सिंपल निमोनिक ABCDE की तरह से याद करते हैं। अब उसके दो फिर अलग भाग हैं। ABCDE वायरस भी हो सकता है और नॉन वायरस भी हो सकता है। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां वायरस ही करती हैं, लेकिन लिवर के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तो मैं अभी वायरसेस के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, बट पहले नॉन वायरस की बात कर लें। तो उसमें ए से शुरू करें तो ए के भी दो भाग हैं। सबसे पहला अल्कोहल और दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। सेल्फ ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी कभी कभी आपके अगेंस्ट काम कर जाती, उससे भी एक लिवर डिजीज क्रिएट हो जाती है और एक काफ़ी बड़े लेवल तक लिवर को डैमेज कर सकती है। ये दोनों ही, और दोनों ही हेपेटाइटिस कहा जाता है। एक को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है और एक को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये ए हो गया। बी को अगर हम समझें तो बी दो तरह से है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बेबी को बनाती हैं और बेबी जब पेट में होता है, प्रेग्नेंट होती है, उस समय हम बहुत सारी लिवर की बीमारियां हो सकती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दैट 9 months ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अ टफ, क्योंकि उस बीच में भी बहुत सारे कारणों से लिवर में सूजन आ जाती है। तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड लिवर डिजीजेस कहते हैं, वो भी हेपेटाइटिस कर सकती हैं। फिर सी कंजेनिटल, कि कुछ बच्चों में पैदाइश पे ही हम लोग देखते हैं कि लिवर सूजा हुआ है, बच्चे को जॉन्डिस है जन्म पे ही, अभी उसका आगे स्टेज नहीं बढ़ा और जीवन से ही उसको देखो, उसको हम लोग कंजेनिटल लिवर डिजीजेस कहते हैं। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर डी सबसे बड़ा आज की तारीख में एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ड्रग्स। इतने तरह की ड्रग्स हो गई हैं, हमारे एलोपैथी की ड्रग्स हो गई हैं, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हो गई हैं, हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स आ गई हैं, बहुत सारे वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स आ गई हैं। ये सब कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके लिवर को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए बहुत जानना इनके बारे में भी ज़रूरी है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो वो भी हम, और इसका लास्ट जो एफ है वो सबसे आज की तारीख में आपने सुना होगा, फैटी लिवर डिजीज। ये आज की तारीख में तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा भंडार हो गया है लिवर की बीमारियों का। इट्स लाइक अ पैंडेमिक। इट्स लाइक ए पैंडेमिक। उसको हम लोग NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो लोग अल्कोहल नहीं सेवन करते हैं फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज, वो भी एक तरह से अपने में हेपेटाइटिस कर सकता है। तो ये A से F तक नॉन वायरल, जो वायरस से नहीं, कुछ गड़बड़ियों की वजह से आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन करते हैं और सूजन कर देते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर क्रॉनिकली डैमेज हो जाता है और अंत में कभी कभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत या कैंसर तक भी बात पहुंच सकती है। तो ये बातें सीरियस हैं और जाननी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये चीज़ कही। आपने जैसे बोला भी कि हमारी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल हो चुकी है, अगर डेस्क जॉब वालों की बात करें तो 9 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअस बैठे रहना है। अगर हम कहीं व्हीकल से कम्यूट भी कर रहे हैं तो बैठ के ही आना है, बैठ के ही जाना है। तो आई थिंक लाइफस्टाइल भी हमारी वैसी हो चुकी है, खान पान भी बहुत खराब हो गया है। तो ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी को थोड़ा और एक्सप्लेन करिएगा हाँ। डॉक्टर कि ये बाकियों से कैसे अब ये अलग बातें हो गई नॉन वायरल, जो वायरस से नहीं है। अब हम लोग शुरू करते ABCD और वायरस। अब इसी तरह से जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की
WHO ने इसलिए घोषणा करनी पड़ी क्योंकि अब वायरल रिलेटेड लिवर डिजीजेज एक बहुत बड़ा नंबर बनने लगा। आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं, विश्व भर में 10 करोड़ डेथ केवल हर साल वायरल रिलेटेड लिवर डिजीजेज से होती है, ये WHO का मानना है। और WHO वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसीलिए सेलिब्रेट करता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर ब्लूमबर्ग के बर्थडे के लिए, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था। तो उनके बर्थडे को हम लोगों ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से जाना, और उन्होंने ही वायरस हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तो उसी में वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, वायरस डी, वायरस ई ऐसे आते हैं। जब हम लोग वायरस हेपेटाइटिस ए और बी से जूझ रहे थे, उसी बीच में कुछ लोगों ने देखा कि एक अलग तरह का वायरस है जो ना ए में फिट हो रहा है और ना बी में फिट हो रहा है। तो उस समय इसका नाम नॉन ए नॉन बी कहा गया। अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या वायरस है। यही नॉन ए नॉन बी को आगे चल के हेपेटाइटिस सी के नाम से जाना गया कि अच्छा, ये एक नए तरह का वायरस है और ये हमारा आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। तो इनके वायरस के बैकग्राउंड में भी फ़र्क हो जाता है और दोनों का बिहेवियर भी इसलिए अलग हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी जो है हमारा आरएनए वायरस है और ये आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बाकी वायरस भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम लोग अगर हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस सी भी वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व भर में शायद ही कुछ ऐसे कंट्रीज़ होंगे जहां हेपेटाइटिस सी नहीं है। आप अगर पूरा चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हों चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, ये सब जगह फैला हुआ है। और एक टाइम में मिस्र में सबसे ज़्यादा केस, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा केस वर्ल्ड के हेपेटाइटिस सी के जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एक समय पर कुछ ऐसी गलतियां की। कुछ उन्होंने, उनका एक बीमारी है बिलहार्जियासिस, जिसके वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने कुछ गड़बड़ियां किया, एक ही सिरिंज से किया या कोई भी, वो एक बहुत बड़ा एपिडेमिक की तरह से इजिप्ट में फैला, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस सी का एपी सेंटर मानते थे। लेकिन जब हम लोग ने अब धीरे 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 जब इसकी अवेयरनेस बढ़ी और देशों में भी ढूंढना जाने लगा, तो हमने देखा कि और देशों में भी ये है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह आज की तारीख में हेपेटाइटिस सी काफ़ी मात्रा में हो गया। तब इसकी आगे बात चली कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ये कैसा वायरस है, इसका बिहेवियर कैसा है। तब ये सारी बातें हेपेटाइटिस सी के संदर्भ में आई। ओके डॉक्टर, अभी रिसेंटली ना एक केस आया था उत्तराखंड के रुड़की में। एक गांव है जहां पर अचानक से 100 केसेस आए थे हेपेटाइटिस सी के, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले तो बताइए कि अचानक से ऐसा आउटब्रेक क्यों हो जाता है और हेपेटाइटिस सी के इतने सारे केसेस बढ़ने के पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, जो भी केसेस एक आउटब्रेक के लेवल पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि समटाइम्स उनका एक ही सोर्स हो सकता है, स्पेशली एक गांव में। क्योंकि जहाँ पर बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ट्रांसमिशन, की कोई एक पॉइंट है जिससे ये सब फैला है। अब मैं इन बातों को जब आगे बढ़ाऊंगा तो हेपेटाइटिस सी फैलने के क्या क्या तरीके हैं। तो हेपेटाइटिस सी के फैलने के तरीके बहुत ही लिमिटेड हैं। एक तो सबसे कॉमन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर किसी जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गड़बड़ी किया गया, जितने ब्लड बैंक गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हैं, केवल उन्हीं ब्लड बैंकों से ही ब्लड लेना और डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए। तो वो भी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारा ब्लड आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो ब्लड बैंक है उन्हीं से यूज़ होना चाहिए। पहला कारण ये है। दूसरा है हमारा शेविंग ब्लेड्स का यूज़ होना, जहाँ पर बार्बर्स एक बड़े नंबर पे कर रहे हैं और क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ ब्लेड्स, शेयरिंग ऑफ रेजर ब्लेड्स कैन ऑल्सो कॉज दिस एपिडेमिक। अब मुझे ये रुड़की का ये नहीं पता कि वहाँ क्या बात हुई थी, क्योंकि हम लोग ने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ एक ही घर में 3 बच्चे और तीनों को हेपेटाइटिस सी हुआ। तो बाद में पता चला कि वो एक ही सोर्स था और वो बार्बर के ब्लेड्स के थ्रू था। तो इसलिए अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए देखने के लिए कि वेयर इज़ द सोर्स। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं मदर टू बेबी ट्रांसमिशन, कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस सी है तो कुछ चांसेस हैं कि वो अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर सकती है ट्रांसप्लासेंटल, मतलब थ्रू द मदर टू बेबी कॉर्ड, जो उसके थ्रू
आप मदर से बेबी को जा सकता है। तो ये भी जांच का विषय है, लेकिन सारी बातों में अब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि इसके नंबर्स बहुत कम हैं, क्योंकि मदर्स का आज की तारीख में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो अन्यथा जनरली उनकी स्क्रीनिंग की जाती है पहले ही हेपेटाइटिस के देख लिए, लिया हाँ, जाता है, हाँ। कि भाई इनको कोई वायरल इश्यूज तो नहीं नहीं है, है। तो इसलिए तो ये हो सकता है कि इनमें से कोई कारण रहा हो हाँ। रुड़की में स्प्रेड होने का। ओके, तो जैसे डॉक्टर आपने 3 मेन रीजंस बताए। सबसे पहले तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली बात कही कि इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कि जो सैलून या फिर बार्बर्स होते हैं सेम रेजर्स का यूज करते हैं उसकी वजह से। एंड तीसरा प्रेगनेंसी। कई बार ऐसा देखा गया, जैसे आपने इजिप्ट की भी बात कही थी कि वो नीडल वाली जो चीज है उसके कारण थी। तो आजकल ऐसे बहुत कॉमन है कि इफ सपोज समवन इज ड्रग एडिक्ट, तो वो एक ही नीडल से दूसरे लोग जो हैं वो यूज करते हैं, तो इससे भी फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे सामने जो नया चैलेंज आ रहा है वो ये नारकोटिक अब्यूज का आ रहा है, और भारत में भी इस तरह के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं जहां ये ड्रग पेडलर्स सेम नीडल यूज़ करते हैं, और वो केवल हेपेटाइटिस सी के लिए ही नहीं, वो HIV के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं। तो हेपेटाइटिस सी और HIV दोनों मिलकर भी लिवर को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये वर्स हो सकता है, वर्ष हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में और ऐसी जगहों पे जहाँ इसका सेवन ज़्यादा है, ऐसे राज्यों में जहाँ इनका सेवन ज़्यादा है, वहाँ पर ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलानी है कि ड्रग एब्यूज़ अपने में ही एक बीमारी है, और साथ में ये हेपेटाइटिस सी का आ जाना उसके साथ एक एडिशनल बीमारी बन सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने शुरुआत में बात की अलग अलग हेपेटाइटिस के बारे में, तो क्या हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा डेंजरस है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कोई भी वायरस आपके लिए एक दिन डेंजरस बन सकता है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो और ई हो। केवल डिपेंड करता है कि होस्ट कौन है, किसके ऊपर वो बीमारी आई है, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हैं, तो आपके ऊपर जनरली हेपेटाइटिस सी बहुत ही मध्यम तरह से आएगा, या 70 to 80% एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखेंगे हेपेटाइटिस सी के, जब तक बात बहुत आगे तक नहीं पहुंच जाती है। हेपेटाइटिस सी आज की तारीख में हम लोग का मेन सोर्स होता है जब लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, और वहाँ फिर ब्लड बैंक से उनको कॉल आता है कि आपके ब्लड जो आपने डोनेट किया है उसमें कुछ हेपेटाइटिस सी के संक्रमित वायरस पाए गए हैं। तब उनको ये फर्स्ट टाइम पता चलता अच्छा ऐसा है, तब उनको कहा जाता है कि अब आप लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए और फर्दर जांच होनी चाहिए। ओके, तो आपने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस सी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो अगर जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं तो उनमें क्या होते हैं हेपेटाइटिस सी के लक्षण? लक्षण भी बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। मैं आपको ऐसा कोई लक्षण नहीं बता सकता है जो एक किसी भी आम आदमी में ना हो। जैसे एक सिंपल थकान, फटीग, आपको लगेगा मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भूख कम हो जा रही है, कुछ पेट में हल्का दर्द है, स्पेशली जो लोग राइट साइड में रहता है दर्द की, लिवर बढ़ गया है साइज में, सूजा हुआ है तो उसकी वजह से दर्द रहता है। कभी कभी रेयर मैंने देखे हैं कुछ केसेस एक्यूट हेपेटाइटिस सी, जो कि बहुत ही कम होता है, उसमें टिपिकल वैसे ही जॉन्डिस और तरह तरह की तकलीफें हो जाती हैं। तो जनरली एसिम्टोमेटिक रहता है। कुछ केसेस में लेस देन 5% में ये एक्यूट बिहेवियर करके भी आता है, जिसको हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिसमें कि यही एक्यूट आगे चल के 80% चांस है कि ये क्रॉनिक में बदल जाएगा, और जब ये क्रॉनिक में बदल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट आगे स्टार्ट किया जाता है। तो मोस्टली हेपेटाइटिस सी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जब तक वो एकदम वर्स ना हो जाए। बिल्कुल जी। जॉन्डिस की बात की आपने, तो हेपेटाइटिस सी और जॉन्डिस एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है? जनरली 80 to 85% हेपेटाइटिस सी में कभी जॉन्डिस नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कुछ ही केसेस में आता है। एक मैंने जैसे बताया एक्यूट, कि मैंने आज ब्लड लिया और मुझे 2 हफ्ते के बाद संक्रमित ब्लड मिला, उसके 2 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। या मैंने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया किसी ऐसी लैब में जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्लीन नहीं रहते हैं, उनसे मुझे हो गया, फिर मुझे लक्षण आया तो ये एक्यूट सेटिंग है, इसमें एक्यूट कहते हैं।
दूसरा जॉन्डिस कब आता है? जब वायरस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, क्रॉनिक हो गया और उसने अल्टीमेटली लिवर को पूरा डैमेज कर दिया, जिसको हम लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। वो भी कभी कभी आगे चल के जॉन्डिस क्रिएट कर देता है। तो वो हम लोग उसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं, जो कि हेपेटाइटिस सी की वजह से हुआ है। ओके, और तो जब ये जॉन्डिस वाली चीज़ है, इसमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं? जॉन्डिस में सबसे पहले यही कि आंख में पीलापन, पेशाब का पीलापन, जिसको हम लोग कहते हैं कि एज येलो एज मस्टर्ड, कड़वा तेल जैसा आपका अगर यूरिन आने लगे तो ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको जॉन्डिस हो गया है। साथ में कभी कभी लोगों को खुजली शुरू हो जाती है शरीर में, जिसका उनको कोई रीज़न नहीं समझ में आता है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा लक्षण है। साथ में भूख ना लगना, नौजिया होना, थकान होना, किसी भी काम में मन ना लगना, ये भी उसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, हेपेटाइटिस सी से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं जो यूजुअली लोगों के मन में रहते हैं। इवन इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी ऐसी उपलब्ध है जिसका लोग हर चीज़ पे यकीन करने लगते हैं। तो हमने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार की हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि हेपेटाइटिस सी से जुड़े ये जो मिथ्स है ये सच है या नहीं है। सबसे पहला है कि सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हेपेटाइटिस सी का जो मैंने बताया स्प्रेड करने के 3 ही 4 तरीके हैं, उसमें ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में ही ये वायरस फैल सकता है। किसी का हाथ पकड़ने से या किसी के साथ बर्तन में खाने से या किसी के साथ वॉक करने से या किसी के साथ, ये सब तरीके नहीं हैं। कुछ लोगों ने मानना है कि बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस सी है, बट दे आर वेरी मिनिस्क्यूल इन नंबर, बहुत ही छोटे नंबर्स हैं जहाँ पर ऐसे कभी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं सलाइवा के थ्रू या और तरीके से, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मेनली ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन में होता है। तो ये सच है? बिल्कुल। ठीक है, दूसरा है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से भी इसमें फैल सकता है। और हेपेटाइटिस सी के साथ हेपेटाइटिस ही नहीं, और मैंने बताया एचआईवी वायरस भी स्प्रेड, तो जो जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, तो ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे लेकिन पहले ही बोल दिया, बट स्टिल हम पूछ लेते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि छूने से भी हेपेटाइटिस सी फैलता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो। ये बिल्कुल गलत मिथ है। इसमें बिल्कुल कोई, आपको हेपेटाइटिस सी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, उनके कदम से कदम साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनको आज मदद की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साथ खाना खा लिया, बैठ गए बगल में, या फिर अगर वो वहाँ पे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो ड्रॉपलेट्स अगर इफ इन केस चले आए बॉडी में तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। ये बिल्कुल मिथ है। कई हम लोग परिवारों में देखते हैं कि वो जिसको हेपेटाइटिस को अलग कमरे में कर देते हैं, वो बच्चों से नहीं मिल रहा है, वो ये सब बिल्कुल गलत है। हम लोग इसको एकदम मानते हैं कि ये सब अफवाह है, इनमें ज्यादा ध्यान इस टाइम पे आपको और सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। टैटू बनवाने से भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता है? हम लोगों ने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां टैटू मेकर्स ने ध्यान नहीं दिया है और वो इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करते हैं, विच कैन कॉज हेपेटाइटिस। बिल्कुल ठीक है। माँ से बच्चे को भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता है? बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तब भी? नहीं, अगर केवल एक मात्रा अगर माँ से बच्चे को जाएगा तो केवल प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू द कॉर्ड, अदरवाइज नहीं जा सकता है। ओके। ये भी बोला जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर का कंजप्शन करते हैं तो हेपेटाइटिस सी हो सकता है? नहीं, हेपेटाइटिस सी नहीं हो सकता, और सारे हेपेटाइटिस हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जंक फूड का कोई रोल तो नहीं है? कोई रोल नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये सारे कुछ मिथ्स थे, लेकिन आप इतने सारे केसेस डेली हैंडल करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास और भी मिथ्स आते होंगे पेशेंट्स लेकर के। तो कुछ वो बताना चाहें? बिल्कुल। सबसे बड़ा होता है कि आप गए कहीं, मैंने कोई सर्जरी कराई और उसके 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद मेरा हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया, तो उनको लगता है कि जरूर सर्जरी सेटअप में गड़बड़ी हुई होगी। अब इसके 2 पक्ष हैं। अगर सर्जरी से पहले वो नेगेटिव है तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कहीं कंटेमिनेशन हुआ हो जिसकी वजह, लेकिन अगर सर्जरी के पहले टेस्टेड नहीं है तो ये कह देना कि सर्जरी के दौरान कुछ ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा गलत बात है। इसलिए भी ये सर, लेकिन बातें हम लोग ध्यान भी देते हैं कि उसके बाद हो सकता है। जैसे आपने बात की, जैसे कई लोग, बहुत कॉमन है डेंटल प्रोसीजर्स कराना, फिलिंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं भी भाई कंटेमिनेटेड, उनको पूछना है डॉक्टर को कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रॉपर स्टरलाइज हुए हैं कि नहीं है। ये एक अनदर प्लेस है। तीसरा, आजकल टैटू कराना, ये बहुत बड़ा एक लोगों का एक एंजॉयमेंट है। आप कराइए, कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल एकदम सेफ सेटिंग में आप उसकी नीडल्स चेक करिए कि उसको कब स्टरलाइज हुई है, किसने किया है, कैसे हुआ है, आपको जानना चाहिए, आपका अधिकार है, क्योंकि ये आपको आगे भी चल के परेशानियों से बचाएगा।
और भी लोगों के मन में कभी कभी रहते हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को तो नहीं हो सकता, लेकिन ये से ऐसे हम लोग ने कोई केस ना देखे हैं, ना अभी के लिटरेचर में रिपोर्टेड है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, ये भी है कि बोलते लोग कि अगर हेपेटाइटिस सी हो गया तो एकदम जानलेवा बीमारी है ये, तो कोई भी हेपेटाइटिस अगर कंट्रोल ना किया जाए तो आज की तारीख में वो जानलेवा हो सकता है, ये बिल्कुल सच बात है। हेपेटाइटिस सी में भी यही बात है, बस हेपेटाइटिस सी में एक विंडो लंबी हो जाती है, आपको एक मौका मिलता है, बट कभी कभी वो मौका देर से मिलता है, क्योंकि हम लोग कई केसेस देखते हैं जब वो लोग लिवर सिरोसिस के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं, पेट में पानी आ गया, अब सारी जांच पड़ताल चल रही है, तब पता चला कि अरे ये तो हेपेटाइटिस सी है इनको। तो ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, उसके लिए हम लोग को सावधान होना चाहिए कि ये एसिम्प्टोमेटिक बहुत समय तक रह सकता है। तो इसके लिए कोई टेस्ट है कि हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट है? हम लोग दो तरह के टेस्ट करते हैं, एक जनरल टेस्ट कि हेपेटाइटिस है भी कि नहीं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट, आपने रोज सुनते हैं सबने LFT एक एक्रोनिम है उसका, तो लिवर फंक्शन टेस्ट आप वो कराइए, आपको पूरा काफ़ी बड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन कुछ उसके साथ आपको ध्यान भी रखना है कि लिवर फंक्शन नॉर्मल है तो भी क्या हेपेटाइटिस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल भी हेपेटाइटिस हो सकता है, इवन विद नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसके लिए हेपेटाइटिस की सेरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, वो भी ब्लड टेस्ट हैं, जिसको हम लोग एवरेज वायरल मार्कर्स के नाम से, आपने सुना होगा कि मेरी सर्जरी होने वाली है तो डॉक्टर्स ने वायरल मार्कर्स करके एक टेस्ट कहा है। वो वायरल क्या, वायरसेस के लिए टेस्ट है। और किन वायरसेस? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, तीनों वायरसेस के अगेंस्ट हर पेशेंट जिसके लिए सर्जरी होती है मैंडेटरी है कि उसका हेपेटाइटिस टेस्टिंग किया जाए। तो ये दूसरा टेस्ट है। ये जो टेस्ट है इसमें स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट हो रहा है उनकी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, कि अगर आपके अंदर वायरस है तो उसकी एंटीबॉडीज जरूर बन गई होंगी। तो हमने इसको भी टेस्ट किया। अभी भी ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, ये 100% नहीं है, इसमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं। तो फिर एक इसका फाइनल टेस्ट किया गया या कंफर्मेटरी टेस्ट, वो भी ब्लड टेस्ट है, उसको हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट कहते हैं। मैंने बताया हेपेटाइटिस सी एक RNA वायरस है, तो हमने उसका हेपेटाइटिस सी RNA, और उसको एग्जैक्ट नापा भी जा सकता है, जिसको आज की तारीख में वायरल लोड के नाम से जाता है। आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे तो उनको कहना है हेपेटाइटिस सी वायरस RNA वायरल लोड, तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स में बताएगा कि आपके अंदर 1000 हैं कि 1 लाख हैं कि 10 लाख हैं कि 1 मिलियन है। ये आज की तारीख में पॉसिबल है टू द एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 50। अगर लेस देन 50, लेस देन 10 भी होगा तो भी आज की मशीन्स इतनी सेंसिटिव आ गई हैं जो ये बता सकती हैं कि आपके अंदर वायरस है लेकिन लो वायरल लोड है, मीन्स वायरस की संख्या कम है। लेकिन 10 वायरस से लेकर 10 मिलियन तक ये हमारी मशीन्स आज की तारीख में डिटेक्ट कर सकती हैं। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। जब ये पॉजिटिव हो जाता, मैं आपको 100% कर सकता हूँ कि हाँ, ये आपको हेपेटाइटिस सी से आप अफेक्टेड हैं। ओके, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहले तो आपने कहा कि लिवर फंक्शन टेस्ट, लेकिन उसमें अगर नहीं पता चल पाया तो फिर हम कैसे जाने कि हमें हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराना ही है, क्योंकि ये तो असिम्प्टोमेटिक है, लक्षण भी दिखाई नहीं देंगे, तो फिर ये अभी हम लोग का एक रिसर्च का विषय बनता है कि क्या सभी एक जनरल पर्सन को जिसका कोई किसी तरह से कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह से अफेक्टेड नहीं है, क्या उसको भी हेपेटाइटिस टेस्टिंग करना चाहिए? ऐसा कुछ लोग हाँ कहते हैं और कुछ लोग ना, क्योंकि अगर भारत की पॉपुलेशन के टर्म्स में देखा जाए, जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतना बड़ा टेस्ट कराना और उसकी नंबर्स को जानना एक बहुत बड़ा बात हो जाएगी, चैलेंजिंग है। तो लेकिन अगर किसी के मन में शक आ जाए कि मुझे है, तो उसको जरूर कराना चाहिए कि मुझे स्पेशली अगर कोई मैंने टैटू कराया है उसके बाद लक्षण आ रहे हैं, कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, कोई सर्जरी कराई है और उसके बाद मुझे ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल ज़रूरी है कि कराना चाहिए। और वो क्या लक्षण आएंगे? वही फटीग, थकान। और एक ग्रुप और अब हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग की चिंता का विषय बन रहा है, वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप। मतलब जैसे वो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, कैंसर का इलाज हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो हम लोग देखते हैं सडनली उनके लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ने लग रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग देखते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रीएक्टिवेशन, कि वो वायरस चुपचाप शांत पड़ा था, लेकिन जब इम्यूनोथेरेपी मिली, कीमोथेरेपी मिली, आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, वो साइलेंट भी आज एक्टिव हो गया।
तो ये एक अलग ग्रुप है जिसमें इसको हम लोग कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप, इसमें भी हेपेटाइटिस टेस्टिंग अनिवार्य है। डॉक्टर, आपने दूसरी चीज़ ये भी कही कि हमारे मशीन्स आज के टाइम पर इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि नंबर ऑफ जो वायरसेस है वो 10 हो या 10 मिलियन हो डिटेक्ट कर लेंगे। तो इन नंबर्स का क्या रोल है हेपेटाइटिस सी में? हाँ, तो इनको हम लोग वायरल लोड के नाम से जानते हैं। तो जब मैंने एक जान लिया कि मेरा वायरस है, कंफर्म्ड है और इस वायरल लोड के हैं, फिर हमने उसको डिफाइन किया कि लो वायरल लोड और हाई वायरल लोड। तो इससे हमारे डॉक्टरी लैंग्वेज में हमें कुछ हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस। तो ऐसा हम लोग ने अपने कुछ मापदंड बनाए रखे हैं कि ये लो वायरल लोड है, तो ये जरूरी है जानना, वायरल लोड जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब एक बार वायरल लोड जान लिया मैंने, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फर्दर कंफर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज, कि हेपेटाइटिस ने जब मुझे आज पता चला क्या ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कर दिए हैं। उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं लिवर का। तो उसमें ये देखते हैं कि लिवर में कोई सिरोसिस तो नहीं हो गया है, लिवर में कोई कैंसरस नोड्यूल्स तो नहीं बन गए हैं, या लिवर की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं क्या वो तो नहीं फूल गई हैं। तो क्योंकि अगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो इसलिए ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी सिनेरियो बन जाता है कि इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट की अवधि भी ज़्यादा होना चाहिए बजाय उन लोगों के जिनके पास ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। तो हम लोग की ट्रीटमेंट पद्धति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग ये भी जानना चाहते हैं वायरल लोड कितना है, प्लस ये भी जानना चाहते हैं कि इस डिजीज़ ने ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने बताया ये काफ़ी हद तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है। तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस तक भी जाकर देखते हैं। राइट, जो भी सारे सीधे लिवर सिरोसिस के लिवर लिए। सिरोसिस, तो उसमें जो हमारे इसकी ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं उस पर हमें डिसाइड करना होता है। ओके, तो जो वायरल लोड कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो वो कैसे पेशेंट को अफेक्ट करते हैं? उनके भी सिम्टम्स अलग होते हैं या वो भी असिम्प्टोमेटिक होते हैं? जनरली हम लोग का एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो उनके कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, कि लॉन्ग टर्म आपका आउटकम कैसा होगा उस पर ज़्यादा फर्क पड़ते हैं। ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन पे फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत इमीडिएटली क्राइसिस में है। ये एक मोमेंट की बात है। आज आपने मेरा टेस्ट किया और मेरे वायरस इतने निकले। आज मेरा टेस्ट, क्योंकि वायरस ऐसे कीटाणु हैं जो बहुत जल्दी अप और डाउन करते रहते हैं, तो इस तरह से इनका इफेक्ट पड़ता है। बट हमारे ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं रह जाता, बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे अलग हो जाते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब हमारे यहाँ होता है इरिवर्सिबल लिवर डैमेज। और इरिवर्सिबल जब लिवर डैमेज हो गया, मैं कितना भी आपको ट्रीटमेंट दे दूं, मैं आपके लिवर को नॉर्मल अब नहीं कर सकता हूं। ये एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा है हेपेटोसेलुलर कैंसर, कि लिवर कैंसर भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर लिवर कैंसर है तो उसमें हेपेटाइटिस सी का इलाज प्लस लिवर कैंसर का भी इलाज ऐड होना पड़ता है। और तीसरा है कि पोर्टल हाइपरटेंशन, कि हमारे अंदर खून की ऐसी नसें फूल जाती हैं लिवर के स्टिफ हो जाने की वजह से कि हमारे अंदर ब्लीडिंग होने का, माउथ से ब्लीडिंग होने का और मॉर्टेलिटी होने का, मतलब कि आपके लिए प्राण घातक ब्लीडिंग होने का भी एक रिस्क रहता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको बचाने के लिए हम सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, अर्ली डायग्नोसिस में अगर पता चल जाए तो ट्रीटमेंट होकर के आप सही हो सकते हैं, वरना हैं। इस स्टेज पे चला गया तब तो फिर मुश्किल हो जाता है। और अब मैं इसमें जैसे बताऊंगा, जैसे 2 स्टेजेस है, एक है जिसको सिरोसिस हो गया और जिसको सिरोसिस नहीं है। इसका भी ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है कि जिनको सिरोसिस नहीं है उनका ट्रीटमेंट केवल 3 महीने का होता है, और जिनको सिरोसिस हो गया उनका ट्रीटमेंट 6 महीने का होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे लिए इन बातों को जानना कि कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं हैं। तो इससे हमारे को फ़र्क पड़ता है और इससे पेशेंट के आउटकम पे भी फ़र्क पड़ता है अल्टीमेटली। ओके, तो डॉक्टर हेपेटाइटिस सी का डाइट से भी कोई रिलेशन है? डाइट से डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कि एक नई बीमारी, ये जो फैटी लिवर डिजीज़ आ रही है, ये भी हेपेटाइटिस सी के साथ मिल करके एक क्विक प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ की बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, जो कि अदरवाइज ना बढ़ती, लेकिन आपके ओबेसिटी ने फैटी लिवर क्रिएट किया और उस फैटी लिवर ने एक फर्टाइल ग्राउंड दिया इस हेपेटाइटिस को तेज़ी से बढ़ने में। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी आने लगते हैं, चीज़ें
जल्दी से स्प्रेड हो जाती हैं। ओके, तो इसमें भी वेट मैनेजमेंट का उतना ही रोल है जितना बिल्कुल, फैटी लिवर जितना में, फैटी कि जितना हम अपने वेट को मेंटेन रखेंगे मेंटेन उतना हेपेटाइटिस सी का उतना खतरा अच्छा कम रहेगा। होगा। ओके, प्लस हमारी जो दवाइयाँ हैं इनके डोजेज भी वज़न पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए भी वज़न को कम रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, क्या हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन है? हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन पे पिछले 10 सालों से रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये ग्लोबल बीमारी है, सभी लोगों को इसमें जानना का मन है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं जहां हम इसको पब्लिक को ऑफर करें, बट इसके ट्रायल रन्स कई स्टेज पे चल चुके हैं एंड दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट स्टेजेस। ओके, तो क्या मतलब कोई एस्टिमेट है कि कब तक ये मार्केट में आ सकता है और लोग ऐसा लगा सकते अभी हैं हम इसको? लोग अंदाज़ा कहना, हम पिछले 10 साल मैंने कहा ऑलरेडी हमने इस पे रिसर्च कर चुके हैं और अभी तक मार्केट में नहीं आई है। थोड़ा कहना मुश्किल है, बट जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता है एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हेपेटाइटिस सी की भी वैक्सीन अवेलेबल होगी। ओके, यहाँ पर ना डॉक्टर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलते ही रहेगा, आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खाती रहनी पड़ेगी और इसको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया कि हेपेटाइटिस सी आपके लिवर को दो तरह से अफेक्ट करता है। एक है कि केवल क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बस आपके लिवर को अफेक्ट किया बट लिवर को डैमेज नहीं किया, उसका इलाज 3 महीने का है और वो क्योर की बात करते हैं, मतलब जड़ से आपने बीमारी को ठीक कर दिया। ये हम क्लेम करते हैं कि हमने अगर हमारी दवाइयाँ आपने ठीक से ली हैं तो वी आर ऑफरिंग यू 95 to 99% सक्सेस रेट, और ये हेपेटाइटिस का इलाज हो गया। जिन लोगों में लिवर सिरोसिस हो जाता है उनमें थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, उनमें सक्सेस रेट थोड़े से कम हो जाते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने आई थिंक हेपेटाइटिस सी से जुड़ी कई चीज़ों पर बात तो कर ली है, बट जो मेन मुझे लगता है चीज़ें लोगों को जाननी बेहद ज़रूरी है कि कुछ सीरीज ऑफ चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछूंगी, आप प्लीज़ बताइएगा, हेपेटाइटिस सी कब वर्स होकर के कैंसर में बदल जाता है? हेपेटाइटिस सी क्या है कि लिवर को जब एक बार इफेक्ट करने लगता है, उसकी कोशिकाओं को इफेक्ट करने लगता है, लिवर डैमेज तेज़ी से बढ़ने लगता है। और ये भी देखा गया है इसका आपकी एज से भी लिंक है। एज यू ग्रो ओल्डर लिवर भी बूढ़ा होने लगता है, वो लिवर उस तरह से अभी रोबस्ट नहीं काम करता है जैसा कि एक यंग आदमी काम करता है, तो उसमें डिजीज़ प्रोग्रेशन क्विक हो जाता है। डिजीज़ प्रोग्रेशन है, अनकंट्रोल्ड वायरल रेप्लिकेशन है और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको किसी भी कारण से, आपका डिटेक्ट नहीं हुआ या आप ऐसी जगह पे नहीं थे जहाँ ट्रीटमेंट ऑफर हो सके, या ट्रीटमेंट कॉस्टली है, आपकी रेंज से बाहर है तो भी आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, तो अल्टीमेटली ऐसे सिनेरियो में वो आगे एक स्टेज आगे हेपेटोसेलुलर कैंसर या लिवर कैंसर के नाम से बढ़ जाता है। जब लिवर कैंसर हो जाता है उसके भी हम लोगों ने कई स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, उसका भी हमारे पास A, B, C, D अलग स्टेजेस हैं। तो जनरली हम लोग का एक्सपीरियंस है कि A स्टेज तक भी हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, B और C में कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन रहता है अगर लिवर कैंसर कंट्रोल्ड वे में या छोटे लेवल पे पकड़ा जाए। ओके, और हेपेटाइटिस सी हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस सी केवल लिवर को ही अफेक्ट नहीं कर सकता है, अदर देन लिवर भी कई ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ऐसे कई केसेस हैं, स्पेशली हम लोगों ने देखा है कुछ स्किन बीमारियों में भी हेपेटाइटिस सी अफेक्ट करता है, कुछ केसेस में किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है, बहुत से और भी हमारे वैस्कुलाइटिस हमारी ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी जानना, इसको हम लोग एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन जो बिना लिवर को इन्वॉल्व किए हुए अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करा, तो हेपेटाइटिस सी में ये भी एक प्रॉब्लम है कि अदर देन लिवर भी अफेक्ट कर सकता है। और हेपेटाइटिस सी कब आगे चलकर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है? यही, अगर अनकंट्रोल्ड वायरल रेप्लिकेशन मतलब वायरस एक्टिव रहे और बढ़ता जाए तो ये लिवर सिरोसिस में करने में करीब करीब हम लोग का अंदाज़ा है, अगर आज मुझे वायरस हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्शन हो, एवरेज 8 to 10 ईयर्स लगते हैं हमें लिवर सिरोसिस तक के पहुंचने में। अगर कोई और रिस्क फैक्टर जात में जुड़ा ना हो, कि जैसे मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे HIV ना हो, मुझे हेपेटाइटिस B ना हो, मुझे और कोई बीमारी ना हो, तो ये स्लो ग्रोइंग, मैंने जैसे बताया कि बहुत दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन एवरेज लोगों ने जो स्टडी किया 10 ईयर्स लग जाते हैं लिवर सिरोसिस तक बन जाने में। और इन 8 से 10 सालों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते? कोई लक्षण कभी कभी नहीं दिखाई देते, बिल्कुल जी। और हेपेटाइटिस सी में लिवर फेलियर की नौबत कब हो जाती है? हाँ, तो अब जब आपको एक बार लिवर सिरोसिस हो गया, अब यहाँ से जो गाड़ी चलती है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पे चलती है। अब वो इस बात पे तो बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करती है कि आपको किस वजह से हुआ। लिवर सिरोसिस के हर
1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें लिवर फेलियर भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें पेट में पानी भर जाना, पैरों में सूजन आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, गफलत में चले जाना, ये सब लिवर फेलियर्स के निशानी हैं। तो वंस सिरोसिस हो जाए, ये प्रति वर्ष 20% की रेट से बढ़ते जाते हैं। तो तब लाइफ स्पैन बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। एक बार लिवर सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर भी आ गया तो काफ़ी हद तक उस समय अगर जल्दी से लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर हो पाया या कर पाए तो ये प्राणघातक भी हो सकता है। ओके, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट से ही अगला सवाल था कि हेपेटाइटिस सी में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? अब इस समय आज की तारीख में अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखिए तो हेपेटाइटिस सी इज़ द नंबर 1 रीज़न फॉर लिवर ट्रांसप्लांट ऑन द ग्लोबल लेवल। ग्लोबली अगर आप नंबर्स को देखें तो हेपेटाइटिस सी इज़ द नंबर 1 आज की तारीख में। इसका मतलब यही है कि ऐसा बहुत कॉमन होगा कि एसिम्प्टोमेटिक रह जाता होगा, लिवर सिरोसिस हो जाता होगा, लिवर कैंसर भी बन जाता होगा कुछ केसेस में, तो इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट भी एक स्टेज आती होगी। इसके बाद क्या होता है, जब वो लिवर फेलियर में चला गया, एट दैट पॉइंट हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट कुछ महीने या 1 साल के अंदर नहीं कराया तो आपका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। तो उस समय लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ जाती है, स्पेशली इन केसेस आइदर लिवर फेलियर और लिवर कैंसर। इन दोनों कॉम्प्लिकेशंस में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत मस्ट हो जाती है। ओके डॉक्टर, फैटी लिवर में जैसे कहा जाता है कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो क्या हेपेटाइटिस सी में भी अल्कोहल रीज़न है? अल्कोहल रीज़न, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक ABCD वायरस की है और एक ABCD नॉन वायरस है। अगर ये एक और एक बीमारियां हैं तो 2 नहीं होती हैं, ये 1 और 1 11 बन जाती हैं। तो अगर किसी का अल्कोहल की वजह से भी लिवर डैमेज्ड है और उसको हेपेटाइटिस सी भी हो गया, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसमें बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाती है इवन इन यंग पीपल। तो इसलिए इन दोनों का साथ में हो जाना अपने में एक बहुत सीरियस इशू है एंड कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो गया है तो अब उसके पास कितने साल बचे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई सोचने की बात नहीं है, बस टाइमली डिटेक्शन इज़ द की। अभी देखिए WHO ने जो मंत्रा बोला है, डिटेक्ट डिटेक्ट एंड डिटेक्ट, क्योंकि जब आपने एक बार डिटेक्ट कर लिया उसके बाद एकदम लाइफ सिंपल हो जाएगी, आप ट्रीट हो जाएंगे और बिल्कुल मैंने कहा 100% क्योर की बात हो रही है आज की तारीख में। हेपेटाइटिस सी प्योरली क्योरेबल डिजीज़ है आज की तारीख में, तो बिल्कुल ट्रीट हो जाए। तो हम लोग आज भी ये कह रहे हैं कि टेस्ट, ट्रीट एंड प्रिवेंट, रिपीट। सो टेस्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, रिपीट। तो यही फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इससे हम काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस सी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरीज हो गई या तमाम तरह की चीज़ें उनके ऊपर परफॉर्म की गई, उसके बाद उनकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है या नॉर्मल ज़िंदगी वो जी सकता है? अगर समय से ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं और हम लोग आज की तारीख में 5 ईयर सर्वाइवल रेट और 10 ईयर सर्वाइवल रेट की बात करते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल रेट हम लोग 90% की बात करते हैं और 10 ईयर सर्वाइवल 70%, मतलब जिसको लिवर सिरोसिस भी हो गया, फेलियर भी हो गया और अगर हमने टाइम से ट्रांसप्लांट कर दिया तो 5 ईयर सर्वाइवल 90%। 5 ईयर सर्वाइवल मतलब कि आप 5 साल तक जिंदा रहेंगे, इसके आपके 90% चांस हैं। 10 साल सर्वाइव करेंगे, इसके 70% चांस हैं। तो ये एक बहुत बड़े नंबर्स हैं। अगर आप इसको बड़े स्तर पे देखें तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और ये काफ़ी हम लोग को एक हिम्मत देते हैं कि इनका ट्रीटमेंट इस स्टेज पे भी किया जा सकता है। ओके, तो किस थोड़ा सा स्टेज को भी डिफाइन करेगा डॉक्टर कि किस स्टेज पर हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से किया जा सकता है और किस स्टेज पर जा करके आप लोग के लिए भी बहुत मुश्किलें पैदा करने लगता है? मैंने शुरू से बताया कि हमारे यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी, आइदर यू हैव सिरोसिस और यू डोंट हैव सिरोसिस। तो अगर सिरोसिस नहीं आया है, आपका इरिवर्सिबल इंजरी नहीं हुई है, तो इलाज मात्र 3 महीने का है। आपको रोज एक गोली खानी है और उसका इलाज सिंपल है, एंटीवायरल्स। आपको एंटीवायरल्स, इसको तो इस समय गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे भी इसको लिया है कि इरेडिकेशन के लिए WHO का कैंपेन है 2030 से ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो उसके लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स बनाए हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट ये एंटीवायरल्स अवेलेबल हैं और ये 3 महीने का मात्र कोर्स है और विदाउट एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए।
ये तो हो गया जिनको लिवर सिरोसिस नहीं है। अगर मान लीजिए आपका डिटेक्ट तब होता है जब आपको लिवर सिरोसिस है, तो दवाइयाँ यही रहेंगी, लेकिन उनका ड्यूरेशन 6 महीने बढ़ जाएगा। लेकिन अब हम आपको लाइफ लॉन्ग आपको अपने फॉलो अप में रखेंगे। ट्रीटमेंट होने के बाद भी मैं आपको चाहूँगा कि आप हर 3 से 6 महीने आप एक विजिट करते रहें, जिससे कि मैं देखता रहूँ कि कोई और आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिवर सिरोसिस कहीं तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों में ट्रीटमेंट फ़र्क देता है, और अगर हम इनका टाइमली ट्रीटमेंट करें तो मैंने बताया कि ये क्योरेबल डिजीज़ है। बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में डिफाइन होते हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्या फिर से हेपेटाइटिस सी वापस आ सकता है? ये भी एक है, जो हमारे हेपेटाइटिस सी एक स्पेशल वायरस है। स्पेशल वायरस मतलब पूरी दुनिया में वो हेपेटाइटिस सी के नाम से जाना जाएगा, बट उसके एक जीनोटाइप मतलब उसका जो जेनेटिक पैटर्न है वो भी डिफाइंड है, जिसको हम लोग जीनोटाइप के नाम से जानते हैं, और ये जीनोटाइप 1 से लेकर 6 तक है। तो इंडिया में जो हम लोग के यहाँ कॉमन दिखाई देता है, हम लोग के यहाँ जीनोटाइप 3 है। जो अमेरिका यूरोप में दिखाई देता वो जीनोटाइप 1 है। तो पहले ट्रीटमेंट ऐसे अवेलेबल थे जो जीनोटाइप बेस्ड थे, बट लेकिन इतने आज की तारीख में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो गए कि ये जीनोटाइप की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और हम लोग ने सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट ला दिया, जिससे कि कोई भी जीनोटाइप हो आपको ट्रीटमेंट यही लेना है। खैर, इससे बात यही सवाल आती कि क्या मुझे अगर एक बार वायरस हुआ क्या दोबारा हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले हो सकता है आपका वायरस टाइप 1 वाला हो, बट इस बार टाइप 3 हो जाए, या आपको टाइप 3 था आपको टाइप 1 वाला हो जाए। तो ये चांसेस हैं, नाम सेम रहेगा लेकिन उसका जो जेनेटिक बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा। और इसमें कितना रिस्क है 1 to 6 वाले जो आपने जीनोटाइप बताया? सब में वही रिस्क है। क्योंकि ये मान लीजिए कि मैं कहूँ मैं यूएसए चला गया और वहाँ मैंने टैटू कराया, तो वहाँ पर जो आपको मिलेगा वो जीनोटाइप 1 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। कोई अगर ब्रिटिश नागरिक है और वो इंडिया में आके टैटू कराएगा तो उसको जीनोटाइप 3 मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये है। तो ये सब ग्लोबली अलग अलग तरह से होते हैं, तो उसका हो सकता है वहाँ ट्रीटमेंट ठीक हो गया हो, सही हो गया, लेकिन यहाँ आकर दोबारा उस कंटेमिनेशन की वजह से दोबारा उसको हेपेटाइटिस फिर से हो सकता है। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि ये अलग अलग पूरे विश्व में अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, और इनका एक के बाद दोबारा से फिर हो सकता है। तो ऐसे लोग जिन्हें एक बार हेपेटाइटिस सी हो चुका है, ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं, उन्हें फिर क्या प्रिवेंशन करना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो? प्रिवेंशन इज़ द की। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिवेंशन इज़ द की। आपको फिर सारी बातें वही सीखनी होंगी जो एक जनरल पब्लिक को सीखनी है, कि अगर मुझे कोई ब्लड लेना है तो मुझे बिल्कुल मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना है। मैंने अगर डेंटल प्रोसीजर कराना है तो वो बिल्कुल क्लियर, जहाँ पर आप देखें स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ कराना है। सर्जरी होनी है प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर क्लीन जगह पे ही होनी है। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी में दोबारा चेक कराइए कि मेरा हेपेटाइटिस सी अभी एक्टिव है या नहीं है, ये बताया जा सकता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान देना है, जो ऐसी बीमारियां जो इसको बढ़ाती हैं, जैसे अत्यधिक अल्कोहल होना, ये प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का आ जाना, ये भी एक प्रॉब्लम, तो ये भी चीज़ें ना आने पाएं। इनके सब के प्रिवेंशन से आप काफ़ी हद तक अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे जैसे आपने बता दिया कि जिनका ट्रीटमेंट हो गया है उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन उन्हें भी हेपेटाइटिस सी का खतरा है, तो वो अभी से अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं ताकि उसका खतरा कम किया जा सके? मैंने बताया क्योंकि हेपेटाइटिस सी एक ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, तो ये किसी के हाथ पकड़ने, साथ में खाना खाने, घूमने से नहीं होगी, तो वो तो आपकी चिंता खत्म हो गई। हाँ, लेकिन मैंने बताया कि चूँकि ब्लड बॉर्न है, तो जहाँ भी आपका नीडल के थ्रू, रेजर्स के थ्रू, या जहाँ कॉमन आप देख रहे हैं कि ऐसी जगह हैं जहाँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, हीमोडायलिसिस मशीन्स, ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा आज की तारीख में कारण है। जहाँ पर भी वो डायलिसिस लोग कराने जाते हैं वहाँ स्पेशल मशीन्स डेजिग्नेटेड होती हैं कि इसमें केवल हेपेटाइटिस सी वाले ही पेशेंट की हीमोडायलिसिस होगी, तो वो भी एक जरिया। तो आपको इन सब जगहों पे अपने आप को अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई नहीं, मुझे जहाँ भी ब्लड के संपर्क में आना है वो जगह आपको बहुत अलर्ट रहनी पड़ेगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लास्ट डॉक्टर, एक और मेरा सवाल आपसे था कि ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट के बाद उनकी डाइट में भी कुछ बदलाव आता है? नहीं, जनरली मैंने देखा है कि वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और एकदम नॉर्मल जीवन जीते हैं। वो शायद कभी कभी भूल भी जाते हैं कि मुझे कभी हेपेटाइटिस सी हुआ था। केवल हम लोग का आज की तारीख में अगर मैं अपने व्यूअर्स को कहूँ तो जो ट्रीटमेंट एक समय में बहुत ज़्यादा कठिन था, उसको हम लोग इंटरफेरॉन बेस्ड
एरा कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ने देखा, वो बहुत कठिन समय था। इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, एक एक साल ट्रीटमेंट लेने थे। अब वो पद्धति बहुत ही सिंपल होके सिंपल टैबलेट्स हो गई हैं, जो कि केवल 3 महीने लेनी है, जिसमें बहुत कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपको कभी हो भी जाए तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जानकारी लें, ट्रीटमेंट कराएं और बिल्कुल क्योर की इसमें उम्मीद है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, समझाया भी। लास्टली हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज हमारे ऑडियंस को दें कि हेपेटाइटिस सी कितना रिस्की हो सकता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए या पहले डायग्नोस ना किया जाए, तो कितना केस इसका वर्स हो सकता है। उससे बचने के लिए वो क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिवर हमारा वर्क हॉर्स है। राइट। लिवर हमारा वो ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जो आपके लिवर को किसी भी तरह से डैमेज करती है, चाहे वो अत्यधिक वजन हो, चाहे अत्यधिक अल्कोहल का यूज़ हो, और चाहे इस तरह के ब्लड शेयरिंग, रीजर शेयरिंग, ड्रग्स पेडलिंग, ये सब वाले काम ना करें। ये सारी चीज़ें आपके लिवर को अफेक्ट करेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों से सावधान रहेंगे तो लिवर को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको डैमेज कर सके। केवल हमारी खुद की नासमझी या खुद की अनदेखेपन से ही लिवर ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। इसलिए अगर ऐसी बेसिक बातों का ध्यान रखें तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ऐसी कोई इन केस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है तो भी ऐसी बहुत सारी पद्धतियां अवेलेबल हैं जो आपको काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट ऑफर कर सकती हैं। करेक्ट, ये चीज़ आपने बहुत सही बोली और आपने बताया भी कि लिवर हमारा कितना अच्छा ऑर्गन है, कितना काम करने वाला मेहनती ऑर्गन है, और उसको अगर हम जब खुद से एकदम उस लेवल तक डैमेज ना कर दे कि अब वो रिवर्स ना किया जा सके, तब तक वो हमारे लिए मेहनत करते रहता है, रीजनरेट भी हो जाता है। तो इतने अच्छे ऑर्गन की आप प्लीज़ अच्छे से ख्याल रखिए, जो आपके लिए इतना काम करता है, इतना बड़ा आपके शरीर का हिस्सा है। तो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। डॉक्टर ने आपको जो भी एडवाइस दी है अपने लाइफस्टाइल में उसको इम्प्लीमेंट करें, और टाइम टू टाइम टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट भी बताए हैं, उन टेस्ट को करवाइए, खुद को इस तरह की बीमारी से बचाइए, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। आपने बहुत ब्रीफली हेपेटाइटिस सी, उससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं उसको समझाया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।